नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है और भगवान शंकर दरअसल त्याग और जो है समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात भगवान शंकर से अर्थात इस सावन से अगर सीखने वाली जो बात है वो ये है कि भगवान शंकर बहुत लंबे समय तक ध्यान में रह सकते हैं। ध्यान में रहने का मतलब है कि वो एकाग्र रह सकते हैं, एकाग्रचित होकर के अपनी चीजों को कर सकते हैं। तो अगर ये महीना सावन का चल रहा है तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत सारे जो है जो स्टूडेंट्स होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग आजकल, फीमेल्स तो मोस्टली जो है सावन में सोमवार का फास्ट रखती हैं अर्थात शंकर जी के जो है आराधना करती हैं। तो उनसे कुछ सीखें या न सीखें, लेकिन भगवान शंकर से कम ये सीखने वाला है कि वो एकाग्र कितने हैं। और चूंकि अभी आप सभी लोग स्टूडेंट्स होंगे, आपके लिए एकाग्रता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एकाग्र होकर के पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपके 2 घंटे की पढ़ाई भी 4 घंटे की बराबर होगी। और वहीं दूसरी ओर अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, एकाग्र होकर नहीं पढ़ते हैं, तो वो 4 घंटे आपके आधे घंटे के बराबर भी नहीं होंगे। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, पता चल रहा है फोन आ गया किसी का क्या मतलब है? आप समझते हो किसका आ जाएगा फोन? अब आ जाएगा भाई साहब फोन, तो जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेहिता आपकी बनती है, पारदर्शिता भी बनती है ना। ऐसे हम लोग गुड गवर्नेंस में क्या पढ़ते हैं कि गुड गवर्नेंस कब आएगा? जब अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, मतलब जवाबदेहिता होगी, पारदर्शिता होगी। तो अभी आप लोग ना इसमें भी जवाबदेहिता देखते होगे। भाई फोन आ गया है तो ठीक है, बताना है कि नहीं जी अभी तो मैं बिजी हूं। मत करना ऐसा। ये जवाबदेहिता, ये पारदर्शिता तब रखना जब सही तरीके से किसी रिश्ते में आ जाना, तब। अभी के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रति लॉयल हों, आप अपने माता पिता के प्रति जवाबदेह हों, आप अपने सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह हों और पारदर्शिता हो आपके स्वयं के कामों में, बजाय इसके कि ध्यान आपका कहीं और हो। तो एकाग्रचित होना बहुत अहम है एक विद्यार्थी को। ठीक है, 2 गुण होने बहुत अहम है, 2 से 3 गुण। एक, एकाग्रचित होकर पढ़ाई करना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना, लगातार पढ़ाई करना। एकाग्रता हो सबसे पहले, दूसरा कंसिस्टेंसी हो अर्थात लगातार पढ़ाई हो। यह नहीं कि 5 दिन जोश आ गया एकदम, बस टाइम टेबल बना लिया, एकदम से पढ़ने लग गए और फिर अगले 10 दिन नहीं पढ़े, अगले 5 दिन नहीं पढ़े, कोई मतलब नहीं है। एकाग्र रहो, इसके अलावा लगातार पढ़ाई करो। तीसरा, सकारात्मक रहो, सबसे अहम बात है सकारात्मक रहो, परेशान नहीं होना है ना। भगवान शंकर भी जो है अपने आप में क्या रहते हैं? सकारात्मक रहते हैं। अगर उनको देखोगे तो कह लगेगा यार सांप लपेटे हुए हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है ना। उनको देख के कुछ लोग बोल सकते हैं यार ऐसे कैसे ईश्वर हैं, लेकिन उन्हें अपनी चीजों पर क्या है? भरोसा है। और भरोसा है तो क्या है? उनके अंदर असीम शक्तियां हैं। अपने ध्यान से उसको क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सावन के इस महीने से आपको सीखना है कि मुझे एकाग्र रहना है, मुझे ध्यान लगाना है। ध्यान अर्थात अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ठीक, ये ईश्वर यानी कि भगवान शंकर से या जिस भी देवता को आप मानते होंगे, ठीक है, या जिस भी अल्लाह को मानते होंगे, किसी भी धर्म प्रजाति के जो किसी भी धर्म जाति के आप लोग होंगे, हर धर्म में अपने जो है आराध्य होते हैं। उन आराध्य से सीखने की आवश्यकता है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे आपके अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, कोई भी हो। हर जो है धर्म के ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा, अल्लाह के द्वारा कुछ बेहतर चीजें सीखने को मिलती है। हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, खैर ये बातें हो गई। ये मैंने आपको बताई कि आप जो है डिसबैलेंस ना हो जाओ, बीच बीच में आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। हाँ, एक बात और, कल क्लास हमारी लेट हो गई थी और 10 AM पे आई थी। कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग में डेली 8 AM पे क्लास आती है। कभी नहीं आई तो थोड़ा सा 2 घंटे 2.5 घंटे बाद आ जाएगी, लेकिन आएगी जरूर से। हमारी तरफ से कंसिस्टेंसी रहेगी। कभी बहुत बड़ा कोई आपातकाल आ जाए, इमरजेंसी आ जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। अगर मेरी तरफ से रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी है, तो मैं चाहता हूं कि ये आपके भीतर भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बिना देरी के आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज हम लोग को करना है। और आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त के करंट अफेयर्स को हम लोग करें, उसके पहले हम लोग लास्ट डे का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे फटाफट। चलिए, लास्ट डे का रिवीजन क्या है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो बैगलेस डे योजना को लॉन्च किया है? तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए। और ये 10 दिन, साल के कोई भी 10 दिन होंगे और इस 10 दिन में क्या होगा? बेसिकली जो बच्चे होंगे 6 से 8 वाले, वो स्कूल बैग नहीं लेके जाएंगे, बस्ते को नहीं लेके जाएंगे। और वो जो भी गांव में जो व्यावसायिक कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो दर्जी का काम करने वाले लोग हों या कुछ अन्य गतिविधियों में, हथकरघा उद्योग में लगे हुए व्यक्ति हों, उनसे वो क्या करेंगे? इंटर्नशिप करेंगे, अर्थात उनसे कुछ सीखेंगे और अपने जो है चीजों को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य में किन 3 देशों की यात्रा की जाएगी? तो 3 देश कौन कौन से हैं? फिजी है, न्यूजीलैंड है और तिमोर लेस्टे हैं। और हमने आपसे कहा था भारत फिजी जो संबंध है अंतरराष्ट्रीय, इनको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मोजाम्बिक की राजधानी, पूछा आपसे क्या है मोजाम्बिक की राजधानी, दरअसल क्या है, मपुटो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक अर्थात डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया विकास लखेरा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? बहुत कॉमन क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पिंगली वेंकैया दरअसल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को इन्होंने ही डिजाइन किया था और उसके बाद संविधान सभा की बैठक में दरअसल इसको क्या किया गया, अपनाया गया था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों में मुख्य रूप से कौन सम्मिलित थे? ठीक है, तो वो जर्मनी था। और बाकी हमने आपको मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बारे में बताया था कि दरअसल मित्र राष्ट्रों में और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे। हमने आपको यह भी बताया था कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो पेपर फर्स्ट है वहां पर विश्व इतिहास आपको पढ़ना है और वहां पर दरअसल आपको विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया लास्ट डे का हमारा रिवीजन और हम बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले हमने लास्ट डे में जो आपसे प्रश्न पूछा था उसका हम लोग उत्तर देखते हैं। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और हमने फिर आपको इसमें टास्क भी दिया था कि दरअसल जो पंचायती राज का जो चैप्टर है इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। साथ ही साथ में हमने आपसे यह भी कहा था कि जितनी भी पंचायती राज जो समितियां हैं, चाहे वो आपकी बलवंत राय मेहता समिति हो, चाहे वो आपकी अशोक मेहता समिति हो, चाहे जीवीके राव समिति हो, चाहे संघवी समिति हो, मैंने कहा था ये समितियां कब कब बनी थी, कई बार इनके क्रम को पूछ लेता है, कई बार इसके साथ साथ में इन समितियों के रिकमेंडेशन क्या थी, अर्थात इन समितियों ने क्या क्या अनुशंसाएं की थी, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा 73 अमेंडमेंट 74 अमेंडमेंट जो है वो भी पूछा जाता है। तो पंचायती राज हमने आपको टास्क दिया था कि दरअसल आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अब कितने लोगों ने रेडी किया ये मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। अगर आपने रेडी कर लिया होगा तो यकीन मानिएगा कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, आप पारदर्शिता के साथ ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हो। और अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए टास्क को नहीं पूरा किया होगा तो इसे आप सम्मान लीजिए कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ध्यान से कर लेना, नोट कर लेना इस चीज को। और ऐसे में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर मैंने टास्क बताया था आपने कर लिया तो समझिएगा कि आप ईमानदार हैं अपने प्रति, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, एक पॉइंट ये हो सकता है कि शायद कल परसों आप बिजी रहे हो, आगे आप करें। अगर आगे करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको टाल दिया है कि नहीं करेंगे, जी जाओ तुम तो कहते रहो, पागल हो, तो फिर समझ लीजिएगा कि ये चीज क्या है, बहुत गलत है। अगर किसी को मेंटर मानते हैं कि कोई टीचर कुछ कहता है कि ये रेडी कर लो तो उसकी बात को दरअसल मानना चाहिए। मैंने परसों भी ये बात आपको समझाई थी, ठीक है। तो अगर नहीं पूरा करते हो टास्क, तो फिर से कह रहा हूं, जो भी मैं टास्क बताता हूं प्लीज आप लोग किया करिए, ठीक है। मैं डेली हर दिन यही बात मैं आपको दोहराता हूं। आप भी कहते हो कि सर डेली डेली की बात कहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो है बिना मतलब की पढ़ाई करते जाओ और जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक को आप छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है एग्जाम पैटर्न का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं, अपने नाते समझाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को मानोगे और उस पर जो है कार्य करोगे, ठीक है। अपने वर्क कल्चर को, कार्य संस्कृति को बदल लो थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अगर कामयाब होना है तो, नहीं तो अगर जवाबदेह किसी को देना है कि फोन कॉल कहां वेटिंग जा रहा था, किसी को उनके लिए पारदर्शी होना है तो आप पारदर्शी होते रहो, ठीक है। फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अगर अपने लिए आज पारदर्शी नहीं होगे, अपने लिए जवाबदेह नहीं होगे अभी, तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। सीधी सी बात बोल रहा हूं, कड़वी बात बोल रहा हूं, हो सकता है चुभ रही हो, लेकिन मेरा यह काम है कि आपको भटकने नहीं देना है, आपको सही राह पर रखना है और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराना है। यह मेरा लक्ष्य है। आप कितने अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं, यह आपके ऊपर निर्णय लेना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिमी घाट के कितने वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की गई है, अर्थात जो बहुत सेंसिटिव जोन है, ऐसा क्षेत्र केंद्र सरकार ने अभी जो है क्या किया है, उसको सिलेक्ट किया है कि भाई ये संवेदनशील क्षेत्र हैं, इन पर जो है अब कोई कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी क्षेत्र को, माना ये कोई बहुत बड़ा एरिया है और इस बड़े एरिया में से माना कि सरकार ने कहा ये एरिया वाला, ये वाला क्षेत्र क्या है,
अगर सरकार ने कहा ये संवेदनशील क्षेत्र है, क्या है ये संवेदनशील क्षेत्र है, अर्थात एनवायरमेंटल जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या है ये सेंसिटिव है, अर्थात इन प्लेसेस में कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य, कोई भी खनन आदि कार्य नहीं होगा। तो प्रश्न आपसे वही ठीक पूछा है कि बताइए भाई साहब कि पश्चिमी घाट के, और आपको पता होगा दरअसल पश्चिमी घाट वगैरह क्या आते हैं, हॉट स्पॉट में आते हैं, आपको पता होगा। तो हाल ही में पश्चिमी घाट के कितने वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 56,800 वर्ग किलोमीटर, या 50,000, या 65,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर 80,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 56,800 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को, लगभग इससे प्लस माइनस ज्यादा हो सकता है, ज्यादा ही होगा इससे, ठीक है। तो इतने क्षेत्र को दरअसल सरकार ने सेंसिटिव जोन में रखने की घोषणा की गई है। तो आइए व्याख्या देखते हैं इसको हम लोग फटाफट। तो हाल ही में पश्चिमी घाट के 56,800 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा केंद्र ने देश के 6 राज्यों में, 6 स्टेट हैं, 6 स्टेट में पश्चिमी घाट के 56,800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिकी दृष्टि से, दैट मीन्स इकोलॉजिकल जो, यानी कि जो आपका जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण होता है, जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, या जो इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लीजिए, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना क्या किया गया है, जारी कर दिया गया है। और इन राज्यों में कौन कौन से हैं वो राज्य? गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और साथ ही साथ में आपका तमिलनाडु है। इन जो है 7 राज्यों के जो है कुछ क्षेत्रों को सेंसिटिव क्षेत्र में घोषित किया गया है। हो सकता है आपके परीक्षाओं में प्रश्न यहां से पूछ ले कि दरअसल जो क्षेत्र उन्होंने सेंसिटिव क्षेत्र केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उन क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है या कौन सा राज्य सम्मिलित है, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा। तो ये आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आपको ये राज्य भी क्या करने हैं, याद रखने हैं। ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में क्या होगा? उत्खनन और बड़े ढांचागत विकास जैसी आर्थिक गतिविधियों पर क्या लग जाएगा? प्रतिबंध लग जाएगा। क्योंकि अगर यहां पर उत्खनन होगा, अगर यहां पर कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ अन्य जो भौतिक गतिविधियां होती हैं अगर वो होंगी, तो फिर ऐसे क्षेत्र को क्या होगा? नुकसान होगा। और नुकसान को बचाने के लिए ही सरकार ने संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, ताकि यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ की इकोलॉजी को, यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जाए? बचा दिया जाए। क्योंकि वो क्या है? वो हॉट स्पॉट्स के एरिया है माना जाते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 32वें अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन 2024 की थीम क्या है? अच्छा, ये प्रश्न हमने आपको कराया भी था और हमने आपको समझाया था कि दरअसल जो ये सम्मेलन हो रहा है 32वां अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन, इसकी मेजबानी दरअसल वो एक लंबे अरसे के बाद जो है भारत कर रहा है। इसलिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो थीम क्या है बतानी है आपको। तो पहला ऑप्शन ए है सामान्य कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण, या सतत कृषि के साथ वैज्ञानिक कृषि पर बल, या कृषि और पर्यावरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संवहनीय कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण। यह इस वर्ष की क्या है? थीम है। तो आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या के अंदर का सेम वही पॉइंट पहला वाला जो हमने आपको बताया कि थीम क्या है? संवहनीय कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अगस्त 2024 को इसका शुभारंभ किया गया या उद्घाटन किया गया। तो प्रश्न यहां से भी बन जाएगा कि बताइए 32वें अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आपको तुरंत उत्तर देना है किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जिनका कार्यकाल कौन सा चल रहा है? तीसरा चल रहा है। कौन सी लोकसभा का? 18वीं लोकसभा का। ध्यान रख लेना, बात पूछेगा कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? 18वीं का। चलो नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है भाई साहब? इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसे वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए संवहनीय कृषि की बढ़ती जरूरत पर ध्यान देना है। यह सम्मेलन वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करेगा और कृषि अनुसंधान नीति में देश की प्रगति को दर्शाएगा। अर्थात किस तरीके से दरअसल जो चुनौतियां वैश्विक लेवल पर हैं कृषि संबंधित, उनको उजागर करेगा। साथ ही साथ में भारत ने कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ जो है योगदान दिया है, क्या कुछ किया है, उसके बारे में, और बाकी हरित क्रांति के बाद किस तरीके से भारत ने जो है
एग्रीकल्चर फील्ड में अपने आप को जो है मजबूती के साथ खड़ा किया, इन पर भी, इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और आपको पता होगा कि जो क्लासेस क्रैश कोर्स की चल रही है उसमें मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं और वहां पर हम आपको जो है हरित क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, साथ ही साथ में कृषि के बारे में बताएंगे। तो वो वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर क्रैश कोर्स आप लोग देख रहे होंगे तो। नहीं देख रहे होंगे तो भी देखिए, शेड्यूल सारा टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से सारी चीजें आपको क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर मैं एनवायरमेंट प्लस इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और आल्सो सीसेट का पीवाई क्विज। ओके, चलिए, सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? सम्मेलन का लक्ष्य राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण को प्रभावित कर अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को क्या करना है? मजबूत करना है, ताकि जो रिसर्च हो प्रॉपर तरीके से वो क्या हो, प्रभावित ना हो, बल्कि सही तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद, क्या आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो अमेरिका, जापान, भारत या चीन? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी, अर्थात भारत को दरअसल अभी उपाध्यक्ष चुना गया है। किसका उपाध्यक्ष चुना गया है भाई साहब? आपूर्ति श्रृंखला परिषद का। ठीक, ध्यान रखिएगा। और अगर उपाध्यक्ष कौन है? अगर उपाध्यक्ष आपके भारत है, आपका सुंदर सा देश, तो आप बताइए फिर अध्यक्ष कौन होगा? तो अब अध्यक्ष जो है आपका अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। ठीक है, और इसी ने दरअसल इसका गठन भी किया था, अमेरिका के द्वारा ही आपूर्ति श्रृंखला परिषद का गठन किया गया था। यह भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो पॉइंट दोनों यहां पर सेम वही एज इट इज है जो हमने आपको बताया कि हाल ही में भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष, ध्यान रखना अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष चुना गया है। और जबकि आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष कौन है? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर यामिनी कृष्णामूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उनका संबंध किससे, अर्थात वो क्या थी? और अभी हाल ही में जो है क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्वीट करके इनके जो है देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त की गई है। तो वो शास्त्रीय नृत्यांगना थी, टेनिस खिलाड़ी थी, न्यूज रिपोर्टर थी या फिर साहित्यकार थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वो शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा उन्हें दरअसल पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और क्या थी वो? भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक, 84 वर्ष की उम्र में उनका क्या हुआ है? निधन हो गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी देहांत हाल फिलहाल में हुए होंगे उन पर आपको नजर बना के रखनी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं कि सब जो भी मरे जिए सबको बना लो लिस्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, है ना, जिन पर ट्वीट राष्ट्रपति का आ जाए, जिन पर ट्वीट प्रधानमंत्री का आ जाए, या जिन पर कोई बहुत बड़ा और कोई चीज हो, ठीक है, तो ऐसे जब लोग एक्सपायर होते हैं, उनका देहांत होता है, तो ऐसे लोग आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि उनका संबंध किससे है या उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। ऐसे कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर अमित शाह के द्वारा 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है? यह आपको बताना है। और जो है अमित शाह क्या है? अमित शाह गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ में आपके सहकारिता मंत्री भी हैं। और भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी, आपको यह भी पता होगा। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी यह मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करिए, उसका उत्तर दीजिए, या फिर अपने कॉपी में लिख के देखिए कि इसका स्थापना वर्ष आपको आता है या नहीं आता है। ठीक, चलिए, तो बताना है आपको दरअसल कि ये उद्घाटन कब किया गया है, मतलब कहां किया गया है? तो चंडीगढ़, लखनऊ, सीतापुर या इंदौर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर। दैट मींस चंडीगढ़ में अभी दरअसल इस योजना का या इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, याद रख लीजिएगा, गृह मंत्री कौन? अमित शाह। सहकारिता मंत्री भी कौन? अमित शाह। ठीक, ने 4 अगस्त 2024, डेट तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। डेट क्या है? 4 अगस्त 2024 को स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आप लोगों को पता होगा। और स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम को अभी हाल ही में आपको पता होगा कि वर्ष 2025, मार्च 2025 या 26 तक शायद, आई थिंक क्लियर कर लेना, तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मनी माजरा में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और एक बात ध्यान रखना कि स्मार्ट सिटी मिशन आपके एसए के लिए भी क्या है? महत्वपूर्ण है। और स्मार्ट सिटी मिशन दरअसल आपके मेंस
के पॉइंटर्स, अर्थात पीसीएस मेंस, यूपीएससी मेंस प्लस अदर स्टेट पीसीएस मेंस के साथ ही साथ में एसए के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है स्मार्ट सिटी मिशन। साथ ही साथ में जल जीवन मिशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। जल जीवन मिशन योजना के शुरू होने के बाद देश में क्या हुआ है, डायरिया से संबंधित जो मृत्यु है उसमें 3 लाख तक की कमी आई है। यह अपने आप में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसके अलावा इसके साथ ही पहले डायरिया से मरने वालों की संख्या लगभग 4 लाख हुआ करती थी, तो यह अपने आप में एक अच्छी बात है। तो अब आज आपके लिए टास्क है, टास्क आपका क्या है, टास्क आज आपका पहला है कि आपको स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पढ़ना है। क्या, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के अलावा टास्क 2 जो है आपका वो पढ़ना है आपको जल जीवन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल जीवन मिशन, ठीक। और घुमा फिरा करके इससे आपके जो है मेंस में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। प्री में कब कब शुरुआत होती है, क्या क्या योजना है इसमें, प्लस एसए। तो ये दोनों टॉपिक आपके तीनों एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेंस के लिए, प्री के लिए और एसए के लिए। और हो सकता है कि इनसे इंटरव्यू में भी आपसे पीसीएस में यूपीएससी प्रश्न पूछ ले, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 14 अगस्त। बताइए हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो हथकरघा दिवस वास्तव में सी ऑप्शन यानी कि 7 अगस्त यानी कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको टिक लगा लीजिएगा आप लोग। चलो, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और 7 अगस्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो क्यों, इसके पीछे क्या कारण रहा ऐतिहासिक, तो दरअसल 7 अगस्त 1905 को शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन ने, प्रश्न यहां से ही बन जाएगा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के बारे में। तो 7 अगस्त 1905 को शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने वर्ष 2015 में, याद रख लेना वर्ष, ये वर्ष 2015 में हर साल कब, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि 7 अगस्त 1905 को ही दरअसल स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसमें हथकरघा उद्योग को दरअसल प्रोत्साहित किया गया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2015 में वर्तमान सरकार अर्थात मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में हर साल 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके अलावा एक पॉइंट और महत्वपूर्ण यहां पर है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में, प्लेस याद रखना, डेट प्लस प्लेस, डेट क्या है 7 अगस्त वर्ष 2015 और प्लेस क्या है चेन्नई, यहां पर प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया था। तो यह प्रश्न भी आपके पूछ सकता है, सीधे तौर पर पूछ सकता है या कूट के फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, ऐसा कुछ बना करके प्रश्न, ठीक। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है 1945, 1946, 1940 या फिर 1952। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अर्थात 1945 में किसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। और अभी आपको बताना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है। आप लोग जरा इसको सर्च करिए और देखिए क्या आपको इसका उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं देखते हैं, आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं, ठीक है। इसको गूगल पर सर्च करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में की गई थी, याद रखना। और इसमें 54 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्षों का होता है। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। चलो, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में कहां पर 52वां राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया, कहां पर सम्मेलन आयोजित किया गया है, लखनऊ में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नई दिल्ली में अभी क्या हुआ है, 52वां राज्यपालों का सम्मेलन। नंबर ये याद रखना आप, कौन सा नंबर का, 52वां। कई बार ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि किस नंबर का ये सम्मेलन हुआ, कौन से सम्मेलन में ये इसका आयोजन किया गया या किसने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के
जी के द्वारा दरअसल ये जो आपका 52वां राज्यपालों का सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक, चलो व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो सेम पॉइंट वही जो हमने आपको बताया, और इसकी अध्यक्षता दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आपको तुरंत उत्तर देना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। पहली बार इसका आयोजन वर्ष 1949 में किया गया था। 1949 में पहली बार इसका उद्घाटन किया गया। राज्यपाल के बारे में कुछ एक पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये अभी हम लोग देख रहे हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। कई बार ये प्रश्न आप लोग जो है गलत करके आ जाते हो। अगर वहां पर मुख्य न्यायाधीश लिखा होता है तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है टिक लगा के चले आते हैं। तो नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति दरअसल राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, क्योंकि वो दरअसल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ही क्या होता है, एक तरीके से नुमाइंदा होता है, या केंद्र सरकार का ही एक प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। इसके अलावा चुनाव हेतु जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी आप लोग जो है क्या करते हो, गलत करके चले आते हैं। कुछ लोग मुख्यमंत्री लगा चले आते हैं, भैया साहब कलाकार लोग है ना, ध्यान से सुन लेना इसको। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हाल ही में कई राज्यों के राज्यपाल चेंज किए गए हैं, उस पर भी हमने प्रश्न बनाया था। कई सारे जो स्टेट हैं उनको हमने बता दिया था कि कहां कहां के राज्यपाल चेंज हुए हैं। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं एक दो हम लोग। तो आर्टिकल 161, कुछ मामलों में दंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी किसके पास? राज्यपाल के पास। ठीक। इसके अलावा अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को अपने शक्तियों के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को न्यायालय की कार्यवाही से मुक्त रखा गया है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 200 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है। ये जो है 1, 2, 3 के तीनों आर्टिकल क्या है आपके लिए, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को भूलना नहीं है। नेक्स्ट है, अब हम आ गए आज के अभ्यास प्रश्न पर, और यह प्रश्न अभी हमने आपको कराया ही है, और तुरंत इसका उत्तर आप लोग दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग, जैसे आज मैंने एकाग्रता की बात की थी, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपने वीडियो को एकाग्र होकर के सुना या नहीं सुना। देखते हैं आपकी कितनी ज्यादा जो है अटेंशन थी वीडियो पर। तो बताइए, इसका उत्तर भी आज ही के वीडियो में है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है कब? 7 अगस्त, 14 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 14 नवंबर को। ठीक, तो फटाफट आप लोग तुरंत जो है बिना देरी के कमेंट करके बताइए कि दरअसल इसका राइट आंसर क्या होगा, और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उत्तर देंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए अब आज के एसए के टॉपिक पर आते हैं। एसए का टॉपिक है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोजगार। इस पर क्या लिखना है आपको? इस पर लिखना है आपको एसए, और एसए इसको आप लिखिए। कल मैं इसके बारे में समझा दूंगा, आज इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कल समझा दूंगा कि भाई किस तरीके से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार के बारे में आपको लिखना है। ठीक है। अच्छा, ऐसे कैसे लिखें इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सर्च करिएगा कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें बाय डिकोड, मेरा वीडियो आ जाएगा, वहां पर आप इसको देख लीजिएगा। समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरीके से दरअसल चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, कोई समस्या होगी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। कमेंट में मोस्टली सबके पढ़ता हूं, और जो लोग डिटेल्स में आंसर लिखते हैं वो अच्छा लिख रहे हैं, जो भी लोग लिखते हैं। ठीक है, कई सारे लोग हैं, नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं, ध्यान रखना। अनवांटेड वाले भी, अननेसेसरी जो लोग करते हैं ना, खुराफाती वाले कमेंट देखता हूं। ठीक है, वो एक माइंड में रहता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माइंड उनका डाइवर्ट रहता है बहुत ज्यादा। अब वो क्या करे, तो कुछ ना कुछ तो लिखना रहता है, तो कुछ ना कुछ तो वो टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। खैर, हमेशा इन सब बातों से यह भी सीखने की बात होती है कि जीवन में जब भी आप आगे बढ़ते हो, जीवन में जब भी आप चीजें करते हो, तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं आपके साथ। आप लोग भी कल को सिविल सेवक बनोगे तो वहां पर भी बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, और उनको आपको टैकल करना होगा। कुछ लोग टिक्का टिप्पणी करेंगे, कुछ लोग और बातें करेंगे, लेकिन आपको अपने हौसले को डिगाना नहीं, अपने हौसले को खत्म नहीं करना है। हमेशा निरंतरता के साथ बहते रहो, नदी के जल के समान आपको बहते रहना है, रुकना नहीं है। और बहते रहोगे तो जो बहता हुआ जो जल होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोटिक वाटर बोलते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है अब फर्स्ट क्लास में आपको एनवायरमेंट की। जो लोटिक वाटर होता है क्या होता है, फ्लो में रहता है, बहता रहता है, और जो बहता रहता है वो कभी प्रदूषित नहीं होता है, कभी खराब नहीं होता है। तो अपने जीवन को भी कुछ इसी तरीके से बनाओ, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा बढ़ते रहो, कभी भी आप परेशान नहीं होगे। तो ये मेरी कुछ बातें हैं, याद रखना। इसके अलावा अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर।
प्रश्न क्या है कि एक सिविल सेवक में नैतिक गुणों का होना क्यों आवश्यक है। यह इथिक्स का क्वेश्चन है, पेपर 4 का क्वेश्चन है कि एक जो सिविल सेवक होता है आखिर उसमें नैतिक गुणों का होना क्यों आवश्यक है, इसी को आपको समझाना है। ठीक है, 125 वर्ड्स में लिखना है आपको। ठीक है, अगर आप ज्यादा लिख सकते हो तो आप 200 वर्ड्स में लिख दीजिएगा, डिपेंड आपके ऊपर करता है। चाहो तो 125 में लिख दो, चाहो तो 200 में लिख दो। शुरुआत अगर आप कर रहे होगे तो 125 शब्दों में लिखोगे। पहले से अगर आप तैयारी मेंस की कर रहे हो, आपने पहले कभी लिखा होगा, तो आप लोग 200 में कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप 125 वर्ड में इसको लिखिए, और अगर आप जो खिलाड़ी टाइप के हैं अर्थात आपने पहले से उत्तर को लिखा हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इसको 200 शब्दों में लिख के देखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या लिखना है मैं कल इसको एक बार समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आज अभी लिखो इसको आप लोग। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी कल मिलेंगे हम लोग एक नए सीरीज के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जो बातें आज के वीडियो में हमने शुरुआती दौर में कही हैं उन पर मेरी बात पर गौर कीजिएगा और उस पर जो है फोकस थोड़ा सा कीजिएगा। ठीक है, अपने प्रति जवाबदेह बनिएगा, अपने प्रति पारदर्शी बनिएगा, और कुछ समय के लिए अपने प्रति सजग हो जाइए, अपने प्रति ईमानदार हो जाइए। निश्चित तौर पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी पॉइंट्स के साथ ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।